हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। तो जो लोग हमारे साथ इस जर्नी पे जुड़े हुए हैं, मिशन 2021 प्रीलिम्स की जर्नी में जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि उन्हें 150 एमसीक्यूज रोज करवाया जा रहा है, राइट? उनकी तैयारी जो प्रीलिम्स के लिए उनकी बिल्कुल सटीक तैयारी थ्रू एमसीक्यूज हम करवा रहे हैं। स्टैटिक पोर्शन के 50 एमसीक्यूज हम करेंगे और करंट अफेयर्स के हम 100 एमसीक्यूज रोज करेंगे। नाउ स्टैटिक पोर्शन में अभी हमारे टाइम टेबल के हिसाब से चल रहा है एएमसी एंशिएंट मिडीवल एंड कल्चर, वो भरत सर की क्लासेस चल रही होंगी और हर रोज साथ साथ मैं और चेतन सर आपको हर मंथ के करंट अफेयर्स करवा रहे हैं थ्रू एमसीक्यूज। पूरे 2 साल के करंट अफेयर्स हमने कवर करने हैं, इसीलिए हम हर रोज एक एक महीना कवर कर रहे हैं। पर वो एक महीना हम कवर कैसे कर रहे हैं? थ्रू 100 एमसीक्यूज। हर महीने के 100 एमसीक्यूज होंगे। नाउ आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम कवर करेंगे कौन से मंथ के करंट अफेयर्स? दिसंबर के मंथ के करंट अफेयर्स थ्रू 100 एमसीक्यूज। तो दिसंबर के मंथ के जो करंट अफेयर्स होंगे उनके हमने 100 एमसीक्यूज बना लिए हैं, वो आपसे डिस्कस करेंगे। तो आपकी तैयारी हो जाएगी, साथ साथ करंट अफेयर्स, दिसंबर के करंट अफेयर्स की तैयारी हो जाएगी और साथ साथ आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे आपकी स्किल ही एनहांस होती है। एमसीक्यू, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, एमसीक्यू सॉल्व करना एक कला है, एक आर्ट है, वो हम इन्हीं लेक्चर्स में सीखेंगे। ऑलराइट, तो बिना और कोई बात करे बगैर हम स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यू से। क्वेश्चन नंबर 1, ऑलराइट, ये दिसंबर के करंट अफेयर से है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल ना बनाई गई थी, जब भी बनाई गई थी उससे जस्ट पहले आरबीआई के जो गवर्नर थे ना, रघुराम राजन, उन्होंने बोला था कि हमें एक ना सुपर रेगुलेटरी बॉडी बनानी चाहिए, फाइनेंशियल सेक्टर के लिए सुपर रेगुलेटरी बॉडी बनानी चाहिए। ना आप जानते हो फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या आ जाता है? फाइनेंशियल सेक्टर में बैंक्स आते हैं, उन्हें रेगुलेट करने के लिए आरबीआई है। फाइनेंशियल सेक्टर में शेयर मार्केट आ जाती है, इक्विटी मार्केट, उन्हें रेगुलेट करने के लिए सेबी है। फाइनेंशियल सेक्टर में ही आपकी इंश्योरेंस मार्केट आ जाती है, उन्हें रेगुलेट करने के लिए आईआरडीए है। सिमिलरली पेंशन मार्केट को रेगुलेट करने के लिए पीएफआरडीए है। फाइनेंशियल मार्केट जो होती है उसे डिफरेंट सेगमेंट्स में आपने बांटा हुआ है। बैंक्स हो गए, इक्विटी मार्केट होगी, इंश्योरेंस मार्केट होगी, पेंशन मार्केट होगी, और हर सेगमेंट का एक रेगुलेटर है। रघुराम राजन कमेटी ने यह बोला था कि इन सब के ऊपर एक सुपर रेगुलेटर बिठा दो जो सारे फाइनेंशियल सेक्टर को रेगुलेट करेगा। अभी सेगमेंट के ऊपर डिवाइड करा हुआ ना, कुछ सेगमेंट आरबीआई हैंडल कर रहा है, कुछ सेगमेंट कोई और हैंडल कर रहा है। रघुराम राजन कह रहे थे कि इन सारे सेगमेंट्स को एक ही बॉडी हैंडल करे, एक सुपर रेगुलेटर बना दिया जो सारे सेगमेंट्स को कर रहे हो। उसके लिए उन्होंने एडवाइस किया था कि एक बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ये कुछ उन्होंने बोला था। खैर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना उनकी जो ये रिकमेंडेशन थी वो पार्शियली एक्सेप्ट करी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रणब मुखर्जी जी के टाइम में यूपीए 2 में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल बना तो दी, पर उसको काम सुपर रेगुलेटर का नहीं दिया। उसको काम दिया बस फाइनेंशियल सेक्टर को कैसे मैनेज करना है, उसके लिए बस एडवाइस देगा ये काउंसिल, और कुछ नहीं। इसको कोई पावर्स नहीं दी गई, बस इसको एडवाइजरी वो पावर्स दी गई हैं कि रेकमेंड कर सकता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को कि फाइनेंशियल सेक्टर कैसे चलाना है, बस। ठीक है, तो सुपर रेगुलेटरी बॉडी तो नहीं बनी, पर एडवाइजरी रेकमेंडेशंस देती है ये। नाउ अब स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। The idea for super regulatory body like IFSDC was first mooted by Raghuram Rajan Committee in 2008। बिल्कुल सही है। It is a statutory body? No, it is not a statutory body। ये बस बिना एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू आया है, ये बिना एक्ट, कोई एक्ट नहीं था पार्लियामेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये बना दी। नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ एफएसडीसी? नहीं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं इसके चेयरपर्सन, ना कि प्राइम मिनिस्टर। ऑलराइट, सो करेक्ट आंसर वुड बी ओनली वन, ए ऑप्शन। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, with reference to index of industrial production, consider the following statements. It is compiled and published quarterly by National Statistical Office। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बस एक वर्ड गलत है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ही पब्लिश करता है, कंपाइल भी करता है, पर क्वार्टरली नहीं करता है, मंथली करता है, राइट? तो इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग।
Next, it is a composite indicator of three broad sectors, namely mining, manufacture and electricity. Yes, index of industrial production ना आपके पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर का वो दे देता है, प्रोडक्टिविटी बता देता है कि कितनी प्रोडक्शन हो रही है, वॉल्यूम बेस्ड प्रोडक्शन कितनी हो रही है पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर का ना। पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर को ना आप 3 सेक्टर्स में बांट लेते हो, सब सेक्टर्स में। पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, माइनिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। सबसे ज्यादा वेटेज मैन्युफैक्चरिंग का है। क्लियर? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, कंपोजिट इंडिकेटर है। नेक्स्ट, बेस ईयर, क्योंकि सारे इंडेक्सेस, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इनके लिए बेस ईयर चाहिए होता है क्योंकि ये तो वेटेड एवरेजेस हैं। तो बेस ईयर फॉर आईआईपी कैलकुलेशन इज 2011-12, बिल्कुल सही है ये। 2011-12 को बेस ईयर रखा है आईआईपी का। सो 2 and 3 आर करेक्ट पूछा हुआ है, ठीक है। सो 2 and 3 ओनली, बी ऑप्शन। क्लियर? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following statements is are correct for the प्रधानमंत्री formalization of micro food processing enterprises scheme? नाउ हमारे कंट्री में ना हम एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करना चाहते हैं, और एमएसएमई सेक्टर में भी जैसे ये एमएसएमई है, तो एमएसएमई में ये वाला एम स्टैंड्स फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस, बहुत छोटी एंटरप्राइजेस होती हैं। नाउ हम पूरे एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करना चाहते हैं, पर इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए हम माइक्रो को भी बूस्ट करना चाहते हैं। नाउ ये जो स्कीम है ना, ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में जितनी भी माइक्रो इंडस्ट्रीज है ना, उन्हें प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजिंग स्कीम, इसमें क्या है, जनरली जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है ना, जो माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं, वो इनफॉर्मल है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इनफॉर्मल यूनिट्स हैं, उन्हें फॉर्मलाइज करने की बात चल रही है, ताकि गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स होते हैं ना, वो फॉर्मल सेक्टर को ही अच्छे से मिलते हैं, उनको भी बेनिफिट्स मिल सके माइक्रो इंडस्ट्रीज को, इसीलिए उन्हें फॉर्मलाइज करने की बात चल रही है। नाउ ये जो स्कीम निकाली है ना, इससे 2 फायदे होंगे, एक तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगी, माइक्रो इंडस्ट्रीज को फायदा होगा, दूसरा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर भी बढ़ेगा। राइट ना, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर अगर बढ़ेगा तो इंडिया सेल्फ रिलायंट हो जाएगा फूड प्रोसेसिंग में। इसीलिए इस स्कीम को हमने लॉन्च करा है आत्मनिर्भर भारत के अंडर। जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज था, आत्मनिर्भर भारत के तहत आपने इस स्कीम को लॉन्च करा है। अम्ब्रेला स्कीम है आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। और ये 5 ईयर स्कीम होगी। इसका प्लान इस स्कीम का होगा 2020-21 से लेके 2024-25 तक, ये 5 साल के लिए स्कीम है। इसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, टेक्निकल इंसेंटिव्स, कोई भी रिक्वायरमेंट है, कोई भी बात जाननी है, कैसे हमने आगे बढ़ना है, अगर किसी को जानकारी चाहिए, इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट देगी। राइट तो पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं। द स्कीम एम्स टू एनहांस द कंपैरेटिवनेस ऑफ एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल माइक्रो एंटरप्राइजेस इन अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। बिल्कुल सही, अनऑर्गेनाइज वालों को ही तो फॉर्मलाइज करना है। राइट Under the PMFME scheme, states have to identify the food products of districts, keeping in view the availability of existing clusters and raw materials. ये ना जो स्कीम है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। राइट सेंट्रल स्पॉन्सर्ड यहां लिख देता हूं। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की खास बात क्या होती है कि इसमें काफी हद तक पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, पर कुछ कंट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट की भी होती है, और इंप्लीमेंट करने का काम भी स्टेट्स का होता है। तो इसमें इस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि स्टेट्स इंप्लीमेंट तो कर रही हैं, और स्टेट्स को ना अपने स्टेट में जो भी उसकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें आइडेंटिफाई करना है कि इस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादातर कौन सा फूड प्रोसेस होता है, कौन से, जैसे फॉर एग्जांपल नागपुर में ऑरेंजेस ज्यादा यूज होते हैं, तो वहां ऑरेंजेस के लिए स्कीम है। कहीं टोमेटो होते होंगे तो वहां टोमेटो के वो स्कीम है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है कौन से फूड प्रोडक्ट्स है, किन के क्लस्टर्स अवेलेबल है, ये स्टेटमेंट कहती है, और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी। राइट सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, और पूछा भी हुआ है हमसे कौन सी सही है, तो इसलिए बोथ 1 and 2। ऑलराइट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following initiatives programs are launched to fight tuberculosis in India? वो देख लेते हैं।
नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, तो ये तो बिल्कुल सही है। ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करना चाहते हो आप, फिर आपने टारगेट्स भी रिवाइज कर लिए थे, जैसे ये बहुत पहले स्कीम आई थी, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना इस स्कीम को ना अपग्रेड कर दिया। इस स्कीम में जो टारगेट्स थे उन्हें चेंज करके और टारगेट्स एनहांस कर दिए और स्कीम को रीनेम कर दिया रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो कहीं एनटीईपी लिखा होता है, आरएनटीईपी लिखा होता है, एक ही बात है, बस ये अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, तो ये तो होगा, नाम से पता चल रहा है। देन निक्षय इकोसिस्टम। ना निक्षय इकोसिस्टम क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना एक वेब प्लेटफॉर्म बना दिया जहां पे ना सारी इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू टीबी अवेलेबल होगी। कितने पेशेंट्स हैं, किस स्टेट में कितने पेशेंट्स हैं, किस स्टेट में कितने ट्रीटमेंट सेंटर्स चल रहे हैं गवर्नमेंट के, किस स्टेट में कितनी दवाइयां गई हुई हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में ये है, कहां ज्यादा बर्डन है, कहां गवर्नमेंट के आउटरीच प्रोग्राम्स चल रहे हैं। सारा वन स्टॉप सोल्यूशन है एक ही प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम रखा है निक्षय इकोसिस्टम। ठीक है, और निक्षय पोषण अभियान जो है वो क्या है? जितने भी टीबी से इफेक्टेड पेशेंट्स हैं उनके न्यूट्रिशन का ख्याल रखने के लिए आपने निक्षय पोषण अभियान या पोषण योजना स्टार्ट कर दी है। तो टीबी से इफेक्टेड पेशेंट्स को या न्यूट्रिशन को देखने के लिए थर्ड है। तो तीनों ही आपके ट्यूबरक्लोसिस के लिए है, तो इसीलिए 1, 2 एंड 3 तीनों आप करोगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Influenza is a bacterial infection that attacks the respiratory system. Now कल के लेक्चर में भी हमने इन्फ्लुएंजा वायरसेस के बारे में बात करी है। Now इन्फ्लुएंजा वायरसेस कौन से होते हैं? जैसे बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये सारे इन्फ्लुएंजा वायरसेस आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही अटैक करते हैं। इसीलिए ये स्टेटमेंट सही लग सकती है और आप इस पे करेक्ट आंसर, करेक्ट टिक मार्क कर सकते हो। पर यहां पे एक वर्ड जनरली इंसान भूल जाता है देखना, वो है बैक्टीरियल। पर इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया नहीं होता, वायरस होते हैं। तो यहां अगर होता इन्फ्लुएंजा इज अ वायरल इन्फेक्शन तो सही होती है स्टेटमेंट, पर बैक्टीरियल लिखा है इसलिए गलत है। यह बात सही है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक होता है, नोज, थ्रोट, लंग्स, इन पे ही होता है। सुपर इन्फेक्शन इज अ इन्फेक्शन अकरिंग आफ्टर और ऑन टॉप ऑफ एन अर्लियर इन्फेक्शन। ये एक नया फिनोमिना देखा जा रहा है कि आपके बॉडी के जो सेल्स हैं वो अभी इन्फेक्शन से उभरे नहीं है कि दूसरा नया इन्फेक्शन आ गया। एक इन्फेक्शन के ऊपर एक और इन्फेक्शन आया, आपकी बॉडी को डैमेज करके चला गया, पर अभी आपकी बॉडी रिकवर ही हो रही थी, दूसरा इन्फेक्शन आ गया, इसे सुपर इन्फेक्शन कहते हैं। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो करेक्ट पूछा हुआ है बी, ओनली 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following initiatives are launched to tackle HIV AIDS? कौन से इनिशिएटिव्स HIV AIDS को टैकल करने के लिए? प्रोजेक्ट सनराइज। अब प्रोजेक्ट सनराइज पता क्या है? इंडिया में HIV AIDS को टैकल करने के लिए आपने निकाला है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, और उसको चलाने के लिए नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको। ठीक है, पर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है और ये फेजेस में इंप्लीमेंट हो रहा है। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पाया कि जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है ये इंडिया में तो ठीक चल रहा है, पर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में अच्छे से नहीं चल रहा है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में भी तो एड्स की प्रॉब्लम है, राइट? तो नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में भी अच्छे से इंप्लीमेंट हो, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में भी एड्स कंट्रोल हो, उसके लिए आपने प्रोजेक्ट सनराइज निकाला है। सो प्रोजेक्ट सनराइज आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, नाको को ही कॉम्प्लीमेंट करेगा। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है नॉर्थ ईस्ट में, बस ये याद रखना, 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, प्रोजेक्ट सनराइज। ठीक है, नाउ रेड रिबन, आप सबको पता है एड्स के खिलाफ अवेयरनेस, एड्स के खिलाफ या एड्स के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए बहुत सारे एक्टिविस्ट, वो जो रिबन नहीं होता, एक रेड कलर का रिबन होता है, वो यहां पे पहन लेते हैं, यहां पहन लेते हैं, रिबन होता है। तो एड्स के खिलाफ या एड्स के प्रति अवेयरनेस करने के लिए रेड रिबन प्रोजेक्ट आया था। रेड रिबन इज नाउ ऐसे होता है, राइट? नाउ रेड रिबन इज अ सिंबल है ये एड्स के खिलाफ वो करने का, अवेयरनेस फैलाने का। तो ये भी एक प्रोजेक्ट है जिससे अवेयरनेस हो रही है। तो एड्स के लिए तो है ही है, ये एड्स को टैकल करने के लिए ही है, तो ये भी सही है। देन 90-90-90 टारगेट। नाउ 90-90-90 टारगेट पता क्या है? ये ग्लोबल प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसमें आप पता क्या चाहते हो कि इवेंचुअली बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें एड्स है, तो आपने ना अवेयरनेस फैलानी है एड्स की। ठीक है, फिर एक बार आप अवेयर हो गए तो आपने ट्रीटमेंट भी पहुंचाना है एड्स का।
फिर जब लोग ट्रीट हो रहे हैं तो आप चाहते हो कि जितने भी लोगों को एड्स है तो इंपैक्ट उसका अच्छा आ रहा है, मतलब एक बारी आपका एड्स पता चल गया, उसके खिलाफ आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो ट्रीटमेंट के बाद आपके ना बहुत सारी थेरेपीज होती हैं जिससे वायरस को आप सप्रेस कर सकते हो। तो जब आप देखना चाहोगे कि लोगों पूरे वर्ल्ड में कितनों को एड्स है, तो आप चाहते हो कि मैक्सिमम लोगों के अंदर वायरस सप्रेस हो। उसका मतलब क्या है, वो लोग ट्रीटमेंट ले पा रहे हैं ना। उसके लिए 90-90-90 स्ट्रैटेजी पता क्या है, टारगेट ये है कि 90% पॉपुलेशन जिनको एड्स है उन्हें अवेयर किया जाए कि उन्हें एड्स है, तो टेस्टिंग वगैरह एनहांस करनी है। तो इसका टारगेट 90% है। फिर जो लोग अवेयर हो गए 90% लोगों को ट्रीटमेंट का टारगेट, कि जितने लोग अवेयर हो गए 90% ऑफ देम शुड बी गिवन ट्रीटमेंट। मतलब ये आपका टारगेट है, 100% होना चाहिए, पर आपने मिनिमम वो बेंचमार्क सेट करा हो कि 90% को तो ट्रीटमेंट में मिले। और फिर 90% पॉपुलेशन के अंडर ट्रीटमेंट के बाद वायरस सप्रेस भी हो, राइट। तो ये 90-90-90 टारगेट है, ये भी एड्स के लिए है, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ऑल ऑफ देम, 1, 2 एंड 3। क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एम सेसेशन प्रोग्राम। नाउ एम जब भी छोटा एम लगा होता है ना किसी वर्ड के आगे, उसका मतलब है मोबाइल। और मोबाइल सेसेशन मतलब रोकना। तो जो एम सेसेशन प्रोग्राम है, इससे आप ये तो समझ जाओ कि मोबाइल के थ्रू किसी को कोई चीज करने से रोकने का प्रोग्राम होगा, एम सेसेशन, है ना। अब 4 अगर आपको पता भी नहीं ना एम सेसेशन प्रोग्राम क्या है, तो भी आप देखो, आप मीनिंग से, वर्ड के मीनिंग से आंसर तोड़ सकते हो, राइट। देखना कैसे। प्रोग्राम वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज, मोबाइल पोर्टल टू रजिस्टर एनी साइबर फ्रॉड और हरासमेंट। नहीं, ये तो रोकने की बात कर रहे हैं ना कुछ। Scheme to build shelter homes to withstand against the high-speed tropical cyclone winds in coastal areas। नहीं, M होगा, मोबाइल के थ्रू कर सकते हो आप, पर कुछ और नाम रखते हैं ना इसके लिए, M ग्रह रख देते, कुछ रख देते। यूजिंग M आवास भी रख सकते थे। खैर, यूजिंग मोबाइल टेक्नोलॉजी टू डिस्करेज टोबैको कंजम्पशन, ये हो सकता है। थ्रू मोबाइल आप लोगों को रोकना चाहते हो टोबैको कंज्यूम करने से, और एक्चुअली यही है एम सेसेशन प्रोग्राम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेक्नोलॉजी निकाली थी कि जो लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पा रहे हैं, उन्हें साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आउटरीच प्रोग्राम निकाला था 2016 में, जिसमें आपको एक नंबर दे देते हैं, आप उस पर टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हो कि मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूं, और गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव आपसे बात करेगा, आपको साइकोलॉजिकली हेल्प करेगा, ताकि आप डी एडिक्शन हो सके, आपकी सिगरेट छोड़ सको। 2016 में तो मैसेज सर्विस के थ्रू था, पर अब ऐप भी बना दिया इन्होंने, राइट। तो ऐप के थ्रू भी आप कर सकते हो, तो ये बिल्कुल सही है। प्रोग्राम फॉर टेस्टिंग कोविड-19 इन्फेक्शन एंड स्टॉपिंग इट स्प्रेड, ये नहीं होगा, यही है एम सेसेशन प्रोग्राम। क्लियर। ये आपका टोबैको छुड़वाने के लिए है थ्रू मोबाइल। क्लियर। ये अभी न्यूज में किस लिए आया था, वैसे तो 2016 का प्रोग्राम है, न्यूज में इसलिए आया था कि नेशनल टोबैको कंट्रोल, नेशनल कह रहा हूं, इंटरनेशनली ग्लोबल टोबैको कंट्रोल जो भी मुहिम चल रही है ना ग्लोबली, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस इनिशिएटिव को सराहा गया था, तो इसीलिए करंट अफेयर्स में आया था और इसलिए हमने क्वेश्चन डाल दिया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following statements are correct regarding the protection of regional languages? Regional languages को protect करने के लिए क्या initiatives लिए गए हैं? The Namat Basaye initiative was launched by the Ministry of Education to teach tribal children in the vernacular language. Now ये statement बिल्कुल सही है। ये जो नमत बसाए initiative है, ये initiative लिया इसलिए गया था कि जो जितने भी ट्राइबल किड्स है ना, उनको उन्हीं की मदर टंग में आप पढ़ा सको, क्योंकि मदर टंग में वो अच्छे से एजुकेट हो सकते हैं, समझ आती है ना उन्हें अच्छे से। बस इस स्टेटमेंट में एक प्रॉब्लम है, ये जो नमत बसाए इनिशिएटिव है, ये केरला की स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। Next, United Nations General Assembly had proclaimed 2019 as the International Year of Indigenous Language. ये बिल्कुल सही है। 2019 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये प्रोक्लेमेशन निकाली थी कि हम 2019 को ना इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज का ईयर घोषित करेंगे। व्हाई? बिकॉज वी नीड टू क्रिएट अवेयरनेस विद रिस्पेक्ट टू इंडिजिनस लैंग्वेज, कि ये जो जितने भी ट्राइबल लोग हैं, इनकी जो लैंग्वेज है, इनका काफी योगदान है ओवरऑल कल्चर में। तो इसीलिए अवेयरनेस फैलाने के लिए आपने 2019 में ये ईयर डेजिग्नेट कर दिया। बिल्कुल सही है, इसे याद भी रखना है।
द यूएलयू प्रोक्लेमेशन ऑफ यूनेस्को इज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग लिंग्विस्टिक रिसोर्सेज एंड डाइवर्सिटी। बिल्कुल सही है, यूनेस्को की एक यूएलयू प्रोक्लेमेशन थी, यूनेस्को का समिट हुआ था, उसमें यूएलयू प्रोक्लेमेशन थी, समिट हुआ था चाइना में, चांगशाई एरिया है, चांगशाई SHI, चांगशाई चाइना में एक एरिया है, वहां पे यूएलयू प्रोक्लेमेशन थी कि जितनी भी माइनॉरिटी लैंग्वेजेस हैं, लिंग्विस्टिक रिसोर्सेज एंड डाइवर्सिटीज हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। ये न्यूज में पता क्यों आया था? क्योंकि अभी बहुत टाइम से ना इंडिया में एक एरिया है जहां पे साउथ में टुल्लू लैंग्वेज बोलते हैं, राइट ना। टुल्लू लैंग्वेज बोली जाती है आपके कर्नाटका और केरला का एक रीजन है, ठीक है। केरला की एक डिस्ट्रिक्ट है कसरगोड, वहां पे टुल्लू लैंग्वेज बोली जाती है और बॉर्डरिंग कर्नाटका के रीजन में टुल्लू लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है ना। बहुत सारे टुल्लू स्पीकर्स कह रहे हैं कि टुल्लू लैंग्वेज को भी आप 8th शेड्यूल में इंक्लूड करो। आपको पता है ना 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं जिन्हें नेशनल लैंग्वेजेस का टैग मिला हुआ है, टुल्लू लैंग्वेज इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो वो कहते हैं कि आपने ये सारी यूनाइटेड नेशंस की इतनी सारी डिक्लेरेशंस हैं, उसके हिसाब से आपको टुल्लू लैंग्वेज को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो उसे इंक्लूड करो 8th शेड्यूल में, क्योंकि टुल्लू इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, इंपॉर्टेंट द्रविडियन लैंग्वेज है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एंशिएंट इंडिया में ना जो कसरगोड डिस्ट्रिक्ट है ना आपकी केरला की, उसे कहा जाता था सप्तभाषी समागमी। सप्तभाषी समागम मतलब कॉन्फ्लुएंस ऑफ 7 लैंग्वेजेस, यहां 7 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, उन 7 लैंग्वेजेस में से एक टुल्लू थी। तो टुल्लू का हिस्टोरिकल वो भी है, कॉन्टेक्स्ट भी है, इसीलिए टुल्लू को इंक्लूड करने की बात चल रही है। और इसीलिए ये सारी प्रोक्लेमेशन और ये इंटरनेशनल ईयर 2019 ये दोबारा रिवाइव हो रहा है। खैर ये 2 and 3 करेक्ट है, करेक्ट ही पूछा हुआ है हमसे, ये हमेशा ध्यान रखना है, आपने नॉट करेक्ट पूछा या करेक्ट पूछा है, तो 2 and 3 बी ओनली। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। Nuclear magnetic resonance test has been in the news. It is related to now nuclear magnetic resonance test पता है किस लिए होता है? जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स तो आपको पता है ना, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, तो जो एटम्स होते हैं ना उनका एक न्यूक्लियस होता है जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना। उन्हें अगर आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दो ना, एटम्स को, उनके न्यूक्लियस को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, और उन पे रेडियो वेव्स बम्बार्ड करो, तो हर एटम डिफरेंटली बिहेव करता है। यानी कि अगर कैल्शियम का एटम है तो वो डिफरेंटली बिहेव करेगा, आयरन का एटम है वो डिफरेंटली बिहेव करेगा। तो इससे ना आप पता लगाते हो, आपको पता चल जाता है हर एटम डिफरेंटली बिहेव करता है ना। अगर आपके सामने एक मटेरियल पड़ा हुआ है और आप जानना चाहते हो ये किसका बना हुआ है, कैल्शियम का, आयरन का, तो आप उसके साथ करोगे यही टेस्ट, उसको रख दोगे हाई मैग्नेटिक फील्ड में और रेडियो वेव्स डालोगे। अगर वो इस तरीके से रिएक्ट करेगा जो आपने पहले देखा हुआ है कैल्शियम के साथ, तो डेफिनेटली वो कैल्शियम है। अगर वो इस तरीके से रिएक्ट करेगा तो वो आयरन है, उस तरीके से करेगा तो वो बोरॉन हो सकता है, राइट। तो इससे आप मटेरियल को टेस्ट करते हो, चेक करते हो कि कौन सा मटेरियल है ना। मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करने के लिए करते हो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये एक्चुअली जिसने ढूंढा था ना ये तरीका, उसका नाम था ज़ीमैन, और इसीलिए डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बिहेव डिफरेंटली थ्रू दिस टेस्ट, उसका नाम भी आपने रख दिया ज़ीमैन इफेक्ट। ज़ीमैन इफेक्ट मतलब कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डिफरेंटली बिहेव करते हैं अंडर दिस टेस्ट। क्लियर? ये मैंने आपको सारी नॉलेज दे दी इससे रिगार्डिंग, पर क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। किससे रिलेटेड है एनएमआर? मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, नो। डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स, नो। असर्टेन द कॉम्पोजिशन ऑफ अ प्रोडक्ट एट द मॉलिक्यूलर लेवल, बिल्कुल सही। सर्च फॉर मैग्नेटिक मोनोपोल्स एट द सेंटर ऑफ ब्लैक होल, बिल्कुल नहीं, राइट। सो इसीलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Consider the following statements. Hayabusa 2 is a lunar mission of Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA. Now ये statement सही होती अगर सिर्फ होता Hayabusa 2 is a mission of Japan Aerospace Exploration Agency. Hayabusa 2 definitely जापान की एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी की का ही एक मिशन है, पर ये जो मिशन है ना ये किसी एस्टेरॉइड को स्टडी करने के लिए है। और आपको पता है एस्टेरॉइड क्या होते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में जो रॉक्स की बेल्ट है उन्हें एस्टेरॉइड्स कहते हैं। नाउ एस्टेरॉइड को स्टडी करने के लिए, और ये एस्टेरॉइड का नाम भी है 1993
रयुगु नाम है, पर यह 1993 JU3। क्लियर? 2014 में लॉन्च करा था और इसका टाइम पीरियड था 6 साल का ही, तो 2020 में 6 इयर्स कंप्लीट होने वाले थे, इसलिए न्यूज में था। खैर, यह स्टेटमेंट गलत इसलिए हो जाती है क्योंकि इन्होंने लिखा लूनर मिशन, मून का मिशन नहीं है, एस्टेरॉइड पे जाने का मिशन है ये। ट्रोजन्स आर एस्टेरॉइड्स दैट शेयर एन ऑर्बिट विद सैटेलाइट ऑफ अ लार्जर प्लैनेट। नाउ ये याद रखना, कुछ एस्टेरॉइड्स को हम ट्रोजन्स कहते हैं, पर ट्रोजन एस्टेरॉइड्स पता है कौन से होते हैं? जिनका ऑर्बिट बिल्कुल एक बड़े प्लैनेट के ऑर्बिट जितना होता है। जैसे जुपिटर का एक ऑर्बिट है, राइट? उसी ऑर्बिट में एस्टेरॉइड होएगा एक, उस एस्टेरॉइड को हम ट्रोजन एस्टेरॉइड कहेंगे। नाउ ये दोनों कभी कोलाइड क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जो एस्टेरॉइड और जुपिटर ऐसे प्लेस्ड है कि वो सेम ऐसे स्पीड पे चलते रहेंगे, राइट? तो इसलिए कभी कोलाइड नहीं करते। दो वो एस्टेरॉइड जुपिटर के ऑर्बिट में है पर कभी टकराएंगे नहीं, राइट? उन एस्टेरॉइड्स को हम ट्रोजन्स कहते हैं। Now, ये स्टेटमेंट कह रही है ट्रोजन्स आर एस्टेरॉइड्स दैट शेयर एन ऑर्बिट विद द सैटेलाइट ऑफ अ लार्जर प्लैनेट। ना, not with the satellite of a larger planet, it shares an orbit with the larger planet itself, right? तो इसीलिए ये भी गलत है। Now correct पूछा हुआ है, none of them are correct. Clear? तो ये हो गया आपका 10th क्वेश्चन, neither one nor two, D option. All right?